अस्सलामुअलैकुम। दिस इज़ लर्नर एकेडमी बाय बी बलोच। आई एम नाइमा तनीयत। मैं आप लोगों को DSM-5 के लेक्चर्स डिलीवर करूँगी। जो आज का हमारा लेक्चर है वो बेसिकली DSM के ऊपर है। DSM का इंट्रोडक्शन है थोड़ा सा, और उसके बाद उसका यूज़ ऑफ मैनुअल है। ठीक है, DSM की हिस्ट्री की तरफ अगर हम लोग जाएँ, लेकिन सबसे पहले बात, DSM स्टैंड्स फॉर व्हाट? डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल फॉर मेंटल डिसऑर्डर्स। एक ऐसा मैनुअल जिसमें डायग्नोसिस है, स्टैटिस्टिकल फिगर्स, फाइंडिंग्स हैं हमारे पास मेंटल डिसऑर्डर्स के बारे में। और अगर इसकी हिस्ट्री को देखा जाए तो DSM के ऊपर जो काम है वो 1844 से स्टार्ट हो चुका था। ठीक है, और वर्ल्ड वॉर 2 के बाद, ठीक है, हमारे पास जो है वो 4 इसके एडिशंस हमारे पास आए। डायग्नोस्टिक क्लासिफिकेशन सिस्टम ऑफ साइकेट्रिस्ट की तरफ से। फिर जो हमारे पास करंट एडिशन है वो DSM-5 है। ठीक है, अब अगर हम लोग इसकी हिस्ट्री को सही तरीके से देखें तो जो हमारे पास पहला एडिशन है DSM-4 का, DSM का, वो हमारे पास आया था 1952 में। DSM-1 जिसमें 60 डिसऑर्डर थे। फिर उसके बाद DSM-2 आया जो 1968 में, और उस टाइम जो हमारे पास आ रहे थे DSM-3 तक, जो 1980 में आया, वो जो स्कूल्स ऑफ थॉट साइकोलॉजी में हमारे पास आए हैं उनसे काफ़ी इन्फ्लुएंस थे। ख़ास तौर पर पहले दो हमारे पास जो एडिशन हैं वो साइकोडायनामिक से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे। ठीक है, फिर उसके बाद DSM-3 हमारे पास 1980 में आया था जो कि एक मेडिकल मॉडल के ऊपर बेस्ड करता था। फिर 1987 में DSM-3R हमारे पास एक रिवाइज्ड वर्जन DSM का हमारे पास आया था। 1994 में DSM-4 हमारे पास आया है, और उसके कुछ अरसे बाद 2000 में DSM-4TR यानी उसका टेक्स्ट रिवीजन हमारे पास आई है, रिवाइज्ड वर्जन। DSM-4 के टेक्स्ट रिवीजन के तकरीबन 12 साल बाद 2013 में हमारे पास DSM-5 आई है। ठीक है, और इस अरसे में इसके ऊपर बहुत ज़्यादा काम किया गया है। नई रिसर्चेस, नई एक्सपेरिमेंट्स, डिफरेंट किस्म के लोगों को देखा गया, जांचा गया डिसऑर्डर्स को, और बहुत कीनली ऑब्जर्व किया गया। उसके बाद हमारे पास DSM-5 जो है वो एक फ़ाइनल रिज़ल्ट के तौर पर आई। अब जो हमारे पास DSM-5 है, इसकी जो है जो इसके आने का जो मेन मकसद था, इसमें क्या क्या चेंजेस हुई हैं। अब जो DSM-5 में हमारे पास जो बेसिक चीज़ें, हमारे पास नई चीज़ें एडिशंस हुई हैं, यानी एक तो इसमें डेवलपमेंटल इशू से रिलेटेड जो डायग्नोसिस हैं उनको रिप्रेजेंट किया गया है बाकायदा तरीके से, जिस तरह न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स हैं, न्यूरो कॉग्निटिव डिसऑर्डर्स हैं। फिर जो हमारे पास जो साइंटिफिक फाइंडिंग्स हुई हैं, लेटेस्ट रिसर्चेस हैं न्यूरो इमेजिंग के ऊपर, जेनेटिक्स के ऊपर, उनको जो है वो ऐड किया गया है, उनकी इंटीग्रेशन की गई है। फिर जो ऑटिस्टिक डिसऑर्डर, एस्पर्जर डिसऑर्डर और प्रोग्रेसिव डिसऑर्डर्स थे, डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स, उनको ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के अंडर लाया गया। कई डिसऑर्डर्स को मर्ज किया गया है, कई डिसऑर्डर्स को अलग किया गया है। ये पूरे 12 साल की मेहनत है हमारे पास। फिर हमारे पास जो स्ट्रीम लाइन क्लासिफिकेशन है, जिस तरह बाइपोलर और डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स हैं, उनको अलग किया गया है। अब बाइपोलर और डिप्रेसिव डिसऑर्डर DSM-4 में इकट्ठे हैं, और DSM-5 में बाइपोलर अलग है और डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स अलग हैं। दोनों की जो सिम्टोमोलॉजी है वो काफ़ी हद तक सेम है, लेकिन और उनके जो कॉग्निटिव और सोशल इफ़ेक्ट्स हैं, उसकी फंक्शनिंग के ऊपर असर है, वो भी सेम है। लेकिन जो डिफरेंस आ रहा है वो उनकी इटियोलॉजी क्या पे आ रहा है, ड्यूरेशन और टाइम के ऊपर, जिस तरह हम कह रहे हैं। तो उस बुनियाद पर बाइपोलर और डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स को अलग किया गया है। बहुत सारी चेंजेस उनमें भी, चेंजेस उस तरह से नहीं, लेकिन चेंजेस लाई गई हैं। ठीक है, अब सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर्स जो थे उनकी रिकन्स्ट्रक्टिंग की गई है कंसिस्टेंसी और क्लैरिटी के लिए। अब पहले वर्ड यूज़ हुआ था डिपेंडेंस। ठीक है, अब जो वर्ड डिपेंडेंस है वो एडिक्शन से इजीली कंफ्यूज हो सकता है। ठीक है, अब अगर देखा जाए तो टॉलरेंस और विड्रॉल, ये दोनों लफ्ज़ जो हैं
जो कि प्रीवियसली डिफाइंड डिपेंडेंस है, जो कि एक्चुअली नॉर्मल रिस्पॉन्स है प्रिस्क्राइब्ड मेडिकेशन का, जो कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करता है और वो एडिक्शन एक तरह से उसको इंडिकेट नहीं करता, ठीक है। डिफरेंट टर्म्स को एक्सप्लेन किया गया है खुल के, उनको रिकंस्ट्रक्ट किया गया। अगर सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर्स को देखा जाए हमारे पास, तो विड्रॉल के सिम्टम्स, इंटॉक्सिकेशन वालों को अलग कर दिया गया है, विड्रॉल वालों को अलग कर दिया गया है। सो इस तरह की इसमें चेंजेस हैं। फिर जो मेजर माइल्ड न्यूरोकॉग्निटिव डिसऑर्डर्स हैं उनको इन्हेंस्ड किया गया है इसमें। पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स की ट्रांजिशन एक तरह से की गई है हमारे पास, उनकी जो एक ज़्यादा डायमेंशनल प्रोफाइल पर्सनालिटी ट्रेट की एक्सप्रेशन की जो है वो एक ट्रेट स्पेसिफाइड अप्रोच हमारे पास यहाँ पे प्रपोज्ड की गई है, ठीक है। सेक्शन 3 में नए डिसऑर्डर्स और फीचर्स बताए गए हैं, उनके ऊपर अभी काम जारी है, लेकिन वो इस हद तक नहीं है कि उनको मेन लाइन या स्ट्रीम लाइन डिसऑर्डर्स के साथ लाया जाए। नेक्स्ट अगर हम इसके इंट्रोडक्शन में आप लोगों को इसका दे चुकी हूँ। यहाँ पर है आईसीडी और डीएसएम। आईसीडी और डीएसएम का डिफरेंस भी मैं आपको बताऊँगी, लेकिन यहाँ पे जो पॉइंट एक लिखा हुआ है हार्मोनाइजेशन विद आईसीडी 11, ठीक है। अब जो डीएसएम और आईसीडी सिस्टम है हमारे पास, ठीक है। इससे पहले मैं आप लोगों को डीएसएम और आईसीडी के बारे में बता दूं। आईसीडी हमारे पास है इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिसऑर्डर, और डीएसएम हमारे पास है डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल फॉर मेंटल डिसऑर्डर। आईसीडी मोस्टली जो है वो साइकेट्रिस्ट जो है वो लोग यूज़ करते हैं, और डीएसएम जो है वो उसको साइकोलॉजिस्ट प्रेफर करते हैं। अब हमारे पास जो एक चीज़ आ रही है आईसीडी में और डीएसएम में, डिफरेंस क्या है? दोनों का जो बेसिक गोल है ये मेंटल डिसऑर्डर्स को ही कर रहे हैं, उसको ही डिफ़ाइन किया जा रहा है, उसको ही बताया जा रहा है। सो अब जो मेन डिफरेंस आ रहा है आईसीडी में और डीएसएम 5 में, हम लोग उसकी तरफ जाएं तो डीएसएम जो आईसीडी है वो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से अप्रूव्ड है, ठीक है। 193 WHO की जो मेंबर कंट्रीज़ हैं, ठीक है, उनसे अप्रूव्ड है। जबकि हमारे पास जो डीएसएम है ये सिर्फ अमेरिकन साइकेट्रिक एसोसिएशन जो है उसके क्रेडिट पर है, ठीक है, एपीए जिसे हम लोग कहते हैं, ठीक। आईसीडी हमारे पास एक तो चीपेस्ट है वो और इजी टू बाय है। डीएसएम जो है वो महंगी भी होती है और इसकी ओवरऑल वर्ल्ड में सर्कुलेशन में टाइम भी लग जाता है, जबकि आईसीडी का रिवाइज्ड वर्जन जैसे ही आता है वो दुनिया के तमाम ममालिक में फ़ौरन फैलाया जाता है। डीएसएम के डिवाइस्ड वर्जन्स को या डीएसएम का जो न्यू वर्जन होता है उसको दूसरे जगहों तक पहुंचने में टाइम भी लग जाता है, ठीक है। और इसके साथ लो कॉस्ट है ये मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ, क्योंकि उसमें फिर अब आईसीडी के भी हमारे पास अभी तक 10 से 11 वर्जन्स आ चुके हैं। अब जो हमने पहले बात की हार्मोनाइजेशन विद आईसीडी 11, अब डीएसएम और आईसीडी दो अलग अलग सिस्टम्स हैं। सो इनको हार्मोनाइज करना, इनका एक साथ काम करना ताकि एक का डायग्नोसिस दूसरे सिस्टम के डायग्नोसिस में वो गलत ना हो, इसके ऊपर भी काम किया गया है कि जो दोनों क्लासिफिकेशन हैं ये एक complicates attempts to replicate scientific result across national boundaries, ठीक है। कल्चरल डिफरेंसेस हर जगह आते हैं, ठीक है। जो बेसिक काम इसके ऊपर किया गया है कि क्योंकि एक तो डीएसएम जो है वो एपीए से मंजूर शुदा और एपीए की बनाई गई है, तो ये ओवरऑल वर्ल्ड को देख के नहीं, ये सिर्फ यूनाइटेड स्टेट्स के ऊपर उसके ऊपर बेस करती है। कल्चरल डिफरेंसेस के जितना भी है, जितने भी डिसऑर्डर्स हैं उनमें मेंशन किया गया कि कल्चरल डिफरेंसेस को आपने देखना है, ठीक है। तो नेशन वाइड नेशनल बाउंड्रीज़ के अंदर आईसीडी और जो डीएसएम है उसका जो है उनकी जो डायग्नोसिस है उनको एक तो मीट करना चाहिए, और क्योंकि जो DSM-4 और ICD-10 के डायग्नोसिस थे
वो मैच नहीं किए गए थे, इसलिए इसकी हार्मोनाइजेशन के ऊपर भी हमारे पास काम किया गया है। जेंडर डिफरेंसेस भी इसमें आते हैं, ठीक है। जो हमारे पास टर्म जेंडर डिफरेंस है वो DSM-5 में यूज़ की गई है, क्योंकि वुमेन और मैन में बायोलॉजिकल सेक्स और इंडिविजुअल रिप्रेजेंटेशन की वजह से डिफरेंस आ सकता है। इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी कर सकता है, लेकिन बीइंग अ मेल एंड बीइंग अ फीमेल डिफरेंस आ सकता है, ठीक है। वो चीज़ उनको अफेक्ट कर सकती है। इसमें जो है हमारे पास स्पेसिफाइड और अनस्पेसिफाइड डिसऑर्डर्स के बारे में उसका यूज़ किया गया है, बताया गया है। अब स्पेसिफाइड डिसऑर्डर्स जो है, जो कि अलाउ करती है किसी भी क्लिनिशियन को कि वो कम्युनिकेट करे किसी भी स्पेसिफिक रीज़न की वजह से, जो कि प्रेजेंट कर रहा है कि जो क्राइटेरिया है वो एक स्पेसिफिक कैटेगरी से मीट नहीं कर रहा, ठीक है। इसके और जिस तरह इसकी एग्जांपल अगर हम लोग ले लें, बाइपोलर डिसऑर्डर की अगर एग्जांपल मैं देती हूँ, नेक्स्ट इंशाल्लाह है इन सबको हम लोग कवर भी करेंगे। जो बाइपोलर डिसऑर्डर है उसमें हर एक एपिसोड के बाइपोलर 1 में मैनिक, हाइपोमैनिक और डिप्रेसिव डिसऑर्डर, इनका एक तो एपिसोड्स आगे पीछे हो सकती हैं, ठीक है, लेकिन जो मेन चीज़ है कि इनकी टाइम ड्यूरेशन और जो सिम्टम्स हैं वो पूरे हों। हो सकता है कि अनस्पेसिफाइड में कि वो उनकी जो टाइम ड्यूरेशन है वो चेंज हो जाए, कि वो जस्ट एक पॉइंट की वजह से उसका क्राइटेरिया जो है वो उससे मीट ना कर सके, ठीक है। और जो हमारे पास अनस्पेसिफाइड जो डिसऑर्डर्स होते हैं, जो अनस्पेसिफाइड हमारे पास डिसऑर्डर्स हैं, उनमें जो है क्राइटेरिया जो है वो प्रॉपर मीट नहीं करेगा, ठीक है। फुल क्राइटेरिया उसका मीट नहीं कर रहा होगा, लेकिन वो सिग्निफिकेंट डिस्ट्रेस या इम्पेयरमेंट जो है सोशल, ऑक्यूपेशनल और इम्पॉर्टेंट एरियाज ऑफ फंक्शनिंग में कॉज कर रहा होगा, ठीक है। अब जो हमारे पास यूज़ ऑफ मैनुअल की तरफ अगर हम लोग आएँ तो सबसे पहले हमारे पास आ जाती है अप्रोच फॉर क्लिनिकल केस फॉर्मुलेशन की। जो चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि जब कोई क्लाइंट आपके पास आता है, बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट आप उसको पेशेंट नहीं, आप उसको क्लाइंट कहेंगे, ठीक है। जब क्लाइंट आता है तो उसकी सबसे पहले केयरफुली केस हिस्ट्री लेनी है, एक कंसाइज समरी उसकी तमाम सोशल, साइकोलॉजिकल, बायोलॉजिकल फैक्टर्स जो कि उस मेंटल डिसऑर्डर में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं वो लेनी है। प्रॉपर उसकी ज़िंदगी का जिसे कहते हैं हर पहलू एक अच्छी तरह से खंगाल लेना है, ठीक है। और ये ज़रूरी नहीं है कि जो सिम्टम्स सिंपली आप उससे बात करें और आपको लगे कि इसके सिम्टम्स हैं ये इस डिसऑर्डर से मीट नहीं कर रहे। हो सकता है कि उसको वही डिसऑर्डर हो लेकिन सिम्टम्स वो आपको बता ना रहा हो, मे बी जो कॉज है वो भी आपको सही तरह नहीं बता रहा हो। तो यहाँ पे जो चीज़ आ जाती है कि आप उसके साथ एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल रैपो बिल्डिंग अच्छे तरीके से, ताकि क्लाइंट आपसे कुछ कहने से झिझके ना, ठीक है, आपसे वो खुल के हर एक बात करें। और इसके अलावा जो उसका डायग्नोसिस है, क्लिनिकल जजमेंट जो उसकी देनी है, उसके डायग्नोसिस में क्लिनिकल जजमेंट, क्राइटेरिया, सिविरिटी, वो चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट रखती हैं और रिलायबल असेसमेंट के बाद हम लोगों ने देनी है। अब मेंटल डिसऑर्डर होता क्या है, अगर इसको हम लोग डिफ़ाइन करें प्रॉपर तरीके से, मेंटल डिसऑर्डर इज़ अ सिंड्रोम कैरेक्टराइज्ड बाय क्लिनिकली सिग्निफिकेंट डिस्टर्बेंस इन an individual's cognition, emotion regulation or behavior that reflects a dysfunction in psychological, biological or developmental process underlying mental functioning.
मेंटल डिसऑर्डर हमारे पास बेसिकली एक ऐसा सिंड्रोम है जिसमें क्लिनिकली सिग्निफिकेंट डिस्ट्रेस होगा किसी भी इंडिविजुअल की जो कॉग्निशन है, उसकी इमोशनल रेगुलेशन है, या उसका जो बिहेवियर है वो बताएगा उसकी साइकोलॉजिकल, बायोलॉजिकल या डेवलपमेंटल प्रोसेसेस जितने भी हो रहे हैं उनके अंडरलाइंग मेंटल फंक्शनिंग में प्रॉब्लम आ रही है। अब मेंटल डिसऑर्डर यूजली जो है ये सिग्निफिकेंट डिस्ट्रेस या डिसेबिलिटी, सोशल, ऑक्यूपेशनल, जितने भी इंपॉर्टेंट एरियाज ऑफ लाइफ हैं उनमें डिस्ट्रेस की सूरत में, डिसेबिलिटी की सूरत में बताता है, उनसे एसोसिएट करता है। एक एक्सपेक्टेड कल्चरली अप्रूव्ड रिस्पॉन्स किसी भी कॉमन स्ट्रेसर को जो है, अगर जिस तरह डेथ ऑफ लव वन है, अगर किसी बहुत करीबी की डेथ हो जाती है और वो बंदा या बंदी रो रो के बेहोश हो जाता है, या वो कुछ दिन खाता पीता नहीं है, या बोल चाल वो कुछ अर्सा के लिए बंद कर देता है लेकिन बाद में वो नॉर्मल हो जाता है, तो कल्चरली एक्सेप्टेड है ये चीज़, ठीक है। ऐसी चीज़ों को हम लोग नहीं कहेंगे। या कोई इस तरह के डेविएंट बिहेवियर, ठीक है, जो कि जैसे पॉलिटिकल, रिलीजियस या सेक्सुअल बिहेवियर जो कि कॉन्फ्लिक्ट करे इंडिविजुअल की जो सोसाइटी और उसकी जो बिहेवियर है उसका जो एक तरह से डिफरेंस आ जाए, उसको भी हम लोग नहीं कहेंगे कि ये प्रॉपर डिसफंक्शनिंग है, जब तक वो एक लेवल से बढ़ ना जाए। डिसऑर्डर है ना, मतलब ऑर्डर से हट जाना। अब उसका नज़रिया और है लेकिन बंदा अपनी जगह सही बिहेव कर रहा है, उसकी बात अपनी जगह ठीक है, पॉलिटिकल व्यू है, कोई भी व्यू है, उसको लेकर उसकी सोच अलग है। सो उस चीज़ को हम लोग मेंटल डिसऑर्डर में नहीं लाएंगे। नेक्स्ट वी हैव जो है एलिमेंट्स हमारे पास जो डायग्नोसिस के हैं बेसिक, उसमें डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया और डिस्क्रिप्शंस हैं, ठीक है। डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया ये गाइडलाइंस हैं डायग्नोसिस देने के लिए, और क्लिनिकल जजमेंट के लिए इनसे इन्फॉर्म्ड होना, इनके बारे में जानना आपके लिए भी ज़रूरत है। टेक्स्ट डिस्क्रिप्शंस हैं जिनमें इंट्रोडक्टरी सेक्शन हर चैप्टर में दिया गया है, डायग्नोस्टिक फीचर्स बताए गए हैं। जो हमारे पास एक डिसऑर्डर होता है, अगर हम लोग सबसे पहले डिसऑर्डर को एज एन एग्जांपल लें, न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर में इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, सबसे पहले इसका डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया है, देन इसके हमारे पास स्पेसिफायर्स बताए गए हैं, फिर इसकी सीवियरिटी लेवल्स के हिसाब से वो सारी चीज़ बताई गई है, देन डायग्नोस्टिक फीचर्स को एक्सप्लेन किया गया है, फिर उसको साथ एसोसिएटेड फीचर्स जो कि डायग्नोसिस को सपोर्ट कर सकते हैं, उसकी प्रिवलेंस कितनी है, उसका डेवलपमेंट और कोर्स, फिर उसके साथ कोई प्रोग्नोस्टिक फैक्टर्स हैं, रिस्क फैक्टर्स हैं, जेनेटिक फैक्टर्स हैं, उनको बताया गया है, कल्चर रिलेटेड डायग्नोस्टिक इश्यूज़, फिर जेंडर रिलेटेड डायग्नोस्टिक इश्यूज़, डायग्नोस्टिक मार्कर्स, और एंड में डिफरेंशियल डायग्नोसिस और कोमॉर्बिडिटी को बताया गया, प्रॉपर उसको एक्सप्लेन किया गया DSM-5 में। फिर सब टाइप्स एंड स्पेसिफायर्स, ठीक है। सब टाइप्स हमारे पास ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, एक तरह से एग्जॉस्टिव फिनोमिनोलॉजिकल हमारे पास सब ग्रुपिंग्स होती हैं किसी भी डायग्नोसिस के अंदर, ठीक है। और जो स्पेसिफायर्स होते हैं किसी भी क्राइटेरिया में हमारे पास ये स्पेसिफाई करते हैं, जिस तरह कुछ डिसऑर्डर्स के नीचे या डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स के साथ जिस तरह लिखा होता है विद साइकोटिक फीचर्स, विद मेलनकॉलिक फीचर्स, ठीक है, यानी जो एडिशनल चीज़ आ रही है हमारे पास। अब जिस तरह स्पेसिफायर्स की अगर हम लोग सब टाइप्स की अगर हम लोग स्पेसिफायर्स की अगर हम लोग एग्जांपल है तो उसमें सीवियरिटी लेवल भी उसका सारा आ जाता है, ठीक है। वो सारी चीज़ उसके अंदर इन्वॉल्व होती है, जैसे यहाँ पे भी लिखा है स्पेसिफाई करंट सीवियरिटी, ठीक है। डिस्क्रिप्टिव फीचर्स स्पेसिफायर्स have also been provided in the criteria set and convey additional information that can inform treatment planning। ये treatment planning में ये चीज़ जो हमारे पास सब टाइप है उसकी और उसके जो स्पेसिफायर्स हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखते हैं, ठीक है। फिर medication induced movement disorders and other conditions that may be a focus of clinical attention, ठीक है। अब इसमें जो हमारे पास जो मेन बात है इस पूरे में, जो हमारे पास मेडिकेशन इंड्यूस्ड
मतलब कि मेडिकेशन की वजह से, ठीक है, ड्रग इंड्यूस्ड भी हम उसको कह सकते हैं, मूवमेंट डिसऑर्डर्स, उसकी वजह से जो मूवमेंट में फिज़िकल डिस्कम्फर्ट, मेंटल डिस्ट्रेस और मोटर टास्क में जो भी चीज़ आ रही है वो, और जो बाकी कंडीशंस हैं उनकी वजह से उसको कोई डिसऑर्डर हो रहा है, उनको फोकस करना, जितनी भी उसकी फर्दर उसकी जो एक तरह से फ़िज़िकल हेल्थ कंडीशंस हैं उनको भी देखना, ऐसी कंडीशन जो कि मेंटल डिसऑर्डर से भी ज़रा हट के हों, जिसमें सेक्शन 2 में जो है वो है, इसको बताया गया है। प्रिंसिपल डायग्नोसिस में जो मेन बात यही है कि इसमें जो मेन डायग्नोसिस है, जिस चीज़ की वजह से वो, जिस डिसऑर्डर की वजह से, जिन सिम्टम्स की वजह से वो आया है, जो हमारे पास क्लाइंट है, ठीक है, आउट पेशेंट है वो चाहे इन पेशेंट है, उसकी किन किन सिम्टम्स को लेकर उसको जो साथ लाने वाले हैं या वो खुद आया है, किन किन सिम्टम्स की वजह से, और वो क्या डायग्नोसिस बता रही हैं, ठीक है, वो हमारे पास प्रिंसिपल डायग्नोसिस इसमें आ जाता है। जो इन पेशेंट सेटिंग होंगी, जो प्रिंसिपल डायग्नोसिस होगा इस कंडीशन में, वो पूरी ब्रीफली रिस्पॉन्सिबली जो उसको एडमिशन करने से लेकर सारी उसकी केस हिस्ट्री को पढ़ने के बाद वो दिया जाएगा। जो आउट पेशेंट होगा उसमें जिन सिम्टम्स के साथ, जो बेसिक सिम्टम्स हैं उनके साथ वो आया है, हम उसको प्रिंसिपल डायग्नोसिस जो है वो बताएंगे। फिर प्रोविजनल डिसऑर्डर आ जाता है कि पूरा क्राइटेरिया मीट कर रहा है, पूरा डिसऑर्डर का क्राइटेरिया मीट कर रहा है, लेकिन इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं है कि पता लग सके कि हाँ या यही डिसऑर्डर इसको है, तो वजह इसके पीछे क्या है, ठीक है। जिस तरह अगर किसी बंदे को मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर है लेकिन वो इतनी हिस्ट्री नहीं दे पा रहा या इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं दे पा रहा, पता कंफर्म हो जाए कि इसको ये डिसऑर्डर इसी चीज़ की वजह से है, तो या इस डिसऑर्डर के पीछे बेसिक कॉज ये है, वो कॉज खुद नहीं बता पा रहा होता, उसकी हिस्ट्री में ऐसी कोई बात नहीं होती कि जिससे प्रूव हो सके कि ये उसको ये डिसऑर्डर है, ठीक है। देन वी हैव कोडिंग एंड रिपोर्टिंग प्रोसीजर्स। अब जो डीएसएम है इसमें 2 कोड्स हैं। एक हमारे पास जो बाहर हमारे पास फॉर एग्जांपल जिस तरह चाइल्डहुड ऑनसेट फ्लुएंसी डिसऑर्डर का हमारे पास 315.35 है, तो साथ ब्रैकेट में 580.81 लिखा हुआ है, यानी आईसीडी और डीएसएम के कोर्स को साथ लिखा गया है, ठीक है। और अगर इसके हम लोग सेक्शंस की तरफ जाएं, हमारे पास फर्स्ट सेक्शन जिसमें हमारे पास इंट्रोडक्शन, यूज़ ऑफ मैनुअल और कॉशनरी स्टेटमेंट फॉर फॉरेंसिक यूज़ ऑफ DSM-5 दिया गया है। फिर उसके बाद सेक्शन 2 में हमारे पास डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया एंड कोड्स, इसमें हमारे पास जो पहला डिसऑर्डर है वो न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है, उसके बाद इनको बिल तरतीब बयान किया गया है। और देन सेक्शन 3 जिसमें हमारे पास इमर्जिंग मेजर्स और मॉडल्स है, असेसमेंट मेजर्स है, कल्चरल फॉर्मुलेशंस है, अल्टरनेटिव DSM-5 मॉडल फॉर पर्सनालिटी डिसऑर्डर है, कंडीशन फॉर फर्दर स्टडी है। देन लास्ट वी हैव appendices. So this is today's lecture. Thanks a lot.